क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड होमोजीनियस है इसका मतलब क्या है? जो वर्ड होमोजीनियस बोला है मैंने, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो वर्ड जो होमोजीनियस है उसका मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूट है वो डिजोल्व होने के बाद कंप्लीटली डिसअपियर हो जाए। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे उसे कई कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले मैं इसको बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? 3 टाइप के, 2 टाइप के। 2 होते हैं होमोजीनियस और दूसरे होते हैं हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस कौन से होते हैं? जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। तो रियल में वही सॉल्यूशन होता है जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर बने, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बने। आपने सॉल्वेंट लिया, मतलब पानी ले लिया 1 लीटर, उसमें शुगर को डिजोल्व किया। डिजोल्व करने के बाद आप देखेंगे आपको शुगर के पार्टिकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो आप सॉल्यूशन को देख के ये नहीं पहचान पाएंगे इसमें शुगर अवेलेबल है या नहीं। इसका मतलब वो रियल में सॉल्यूशन है, वही ट्रू सॉल्यूशन है। ऐसे सॉल्यूशन को होमोजीनियस सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट्स गेट डिजॉल्व। तो जिसको डिजोल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूट है, जिसमें डिजोल्व करेंगे वो सॉल्वेंट। तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस में 2 आएंगे, कोलाइडल स्टेट और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन है? इसके पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना वो 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर की रेंज में। इसके पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे होते हैं और इनके पार्टिकल्स को हम लोग क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलॉइड। क्यों कहते हैं क्रिस्टलॉइड? सर वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से उनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है। तो इनके पार्टिकल्स को क्या बोल रहे हैं अपन? क्रिस्टलॉइड्स। सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होते और फिल्टर पेपर से सेपरेट भी नहीं होते। तो क्या क्या रहा? होमोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। सॉल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, पार्टिकल्स का साइज इस रेंज में होगा और इनके पार्टिकल्स को कॉलॉइड्स कहते हैं, फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर पाते। हेटेरोजीनियस में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर। इसमें 2 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, तो कोलाइडल स्टेट और दूसरा है सस्पेंशन। कोलाइडल स्टेट कौन सा है? जिनके पार्टिकल्स का साइज इनसे थोड़ा बड़ा है, 10 टू द पावर -7 टू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर के रेंज में। या इसको मोटे मोटे तौर पे बताएं तो 50 टू 2000 अंगस्ट्रम की जो रेंज में पार्टिकल्स हैं वो सभी कोलाइडल स्टेट। इनके पार्टिकल्स को कॉलॉइड्स कहते हैं और इनको सेपरेट करने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर डायलिसिस। डायलिसिस जानते हो? किसी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो जाती हैं तो फिर क्या करते हैं? ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए डायलिसिस कराते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो स्पंजी कॉलॉइड होता है। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन को प्योर करने के लिए या तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर डायलिसिस किया जाता है। तीसरे सॉल्यूशन होते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन आर दो सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ पार्टिकल 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर।
ये बहुत छोटे हो गए, इससे बड़े ये हो गए, सबसे बड़े ये हो गए। ये इतने बड़े हैं कि दीज पार्टिकल कैन बी सीन विद द नेकेड आई, और इन पार्टिकल्स को सस्पेंशन पार्टिकल ही कहा जाता है। क्या कहते हैं? सस्पेंशन पार्टिकल्स। ठीक है, और इनको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल फिल्ट्रेशन कर दो और ये सेपरेट हो जाए। तो ये पहला क्लासिफिकेशन क्लियर है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। क्या है? होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस आर दोज सॉल्यूशन व्हिच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन आर दोज व्हिच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालने के बाद कंप्लीटली डिसअपियर हो जाए तो होमोजीनियस है, और अगर उसकी प्रॉपर्टी विजुअल है तो वो हेटेरोजीनियस। देन कोलाइडल का पार्टिकल दिखाई नहीं देता बेटा, लेकिन ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की वजह से प्रॉपर्टी दिखाई देती है। जैसे कॉपर सल्फेट को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा। अब ब्लू कलर किस वजह से आया? हमें कॉपर तो दिखाई नहीं दे रहा, बट उसकी वजह से ब्लू कलर उसमें आ गया। मिल्क होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। जितने भी कलर्ड सॉल्यूशन आपको दिखेंगे सारे कोलाइडल होते हैं, क्योंकि जो कलर आ रहा है वो सॉल्यूट की वजह से। बाकी आपको जो लिक्विड दिखाई दे रहा है वो आपका सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों की प्रॉपर्टी विजुअल है, मतलब वो हेटेरोजीनियस है। सिर्फ सॉल्वेंट ही दिखाई दे तो वो होमोजीनियस है। दोनों का डिफरेंस क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो दूसरा क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जो मान लीजिए हमारे पास में 1 लीटर सॉल्वेंट है, 1 लीटर सॉल्वेंट, इसकी कैपेसिटी है 400 ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व करने की। तो जब तक इसमें 400 ग्राम डिजोल्व नहीं हो जाता है तब तक ये रहेगा अनसैचुरेटेड, मतलब और ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें 400 हो जाएगा, अब ये कैसा हो गया? सैचुरेटेड। अब मतलब क्या है? मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1 लीटर सॉल्वेंट में अगर आप सॉल्यूट डिजोल्व कर पा रहे हैं तो वो क्या है? अगर आप सॉल्यूट डिजोल्व कर पा रहे हैं तो अनसैचुरेटेड, नहीं कर पा रहे सैचुरेटेड, और अगर आप कोई हीट वगैरह दे करके उसे डिजोल्व कर रहे हो तो बस सैचुरेटेड। जो शुगर सिरप बनता है, चाशनी बनती है, उसमें क्या करते हैं? पानी ले लिया, चीनी घोलेंगे, स्टार्ट करेंगे तो पहले जब तक घुलती रहेगी तब तक वो अनसैचुरेटेड है। जब घुलना बंद हो गई, सैचुरेटेड हो गया, अब आप उसे हीट करना स्टार्ट कर देंगे, भट्टी पे रख के हीट करेंगे और ज्यादा शुगर उसमें डिजोल्व हो जाएगी। अब कैसा बन जाएगा वो? सुपर सब्स्टिट्यूट। डेफिनेशन क्या होगी? दोज सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। तो क्या है? दोज सॉल्यूशन इन विच more amount of solute cannot dissolve in unit volume of solvent at constant temperature is called saturated solution. And those solution in which more amount of solute can be dissolved in unit volume of solvent at constant temperature, unsaturated. More amount of solute can be dissolved, मतलब उसमें डिजोल्व कर सकते हैं, तो क्या होगा? वो अनसैचुरेटेड। लास्ट है सुपर सैचुरेटेड। Those solution in which more amount of solute can be dissolved in unit volume of solvent by change in physical factor like temperature, pressure। आई बात समझ में? ये है आपका सुपर सैचुरेटेड। तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था?
साइज ऑफ पार्टिकल्स कौन कौन सा था? होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होते हैं? दो सॉल्यूशन इन विच excess amount of solvent present, excess amount of solvent present, that is dilute solution, and least quantity of solvent, least quantity of solvent and excess of solute। अपनी भाषा में कहें तो गाढ़ा सॉल्यूशन और पतला। गाढ़ा कब होगा? ज्यादा सॉल्यूट, तो ज्यादा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कम है तो वो कंसंट्रेटेड हो गया, और सॉल्यूट बहुत कम है, पानी पानी भर दिया है तो। जैसे मान लो हम आधा लीटर दूध लेके आए, घर में मेंबर है हमारे पास 9, 2 लीटर पानी मिला दिया, 2.5 लीटर हो गया, सब आराम से दूध पिए गए। अब वो दूध क्या हो तो पानी रह गया ना, आधा लीटर दूध को 2.5 लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये कहानी समझ में आ रही है? वो कैसा हो गया फिर? वो डाइल्यूट, उसमें पानी ज्यादा हो गया, सॉल्यूट कम। ठीक है ना? ये बातें क्लियर हुई आपको? नहीं हुई? पक्का? चलो नेक्स्ट, कितने क्लासिफिकेशन हो गए? साइज ऑफ पार्टिकल, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। अगला क्लासिफिकेशन और कर लेते हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर आपके पास में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो उसे क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, मतलब हमने वाटर में एक शुगर डिजोल्व कर दिया, क्या बन गया? बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, बाइनरी। टर्नरी, टर्नरी में 3 कंपोनेंट होंगे, तो 2 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, 2 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, उसे हम टर्नरी। मतलब मैंने पानी में चीनी डाली थी ना पहले, काला नमक और डाल दिया थोड़ा सा, तो अब ये कैसा बन गया? टर्नरी। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होगा? 1 सॉल्वेंट। तो याद रखना सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, जो बढ़ेंगे उतने। तो अगर क्वार्टर है मतलब 4 कंपोनेंट हो गए, तो 3 सॉल्यूट होंगे और एक, मतलब मैंने क्या किया था, पानी में चीनी और काला नमक मिलाया था। सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होगा, और वाटर में ले रहे हो तो फिर वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, चाहे वो कम क्वांटिटी में हो या ज्यादा, वाटर हमेशा सॉल्वेंट का काम करेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो इसमें n नंबर ऑफ सॉल्यूट होंगे और सॉल्वेंट आपका एक ही रहेगा। समझ गए? तो 2 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन बाइनरी, और 3 कंपोनेंट वाला 4 वाला, तो बहुत सारे सॉल्यूट है। नहीं हो जाएंगे, हम क्वांटिटी उनकी उतनी लेके चलेंगे। जैसे यमुना का पानी आपने देखा होगा, यमुना के पानी में पानी तो खूब है, लेकिन उसमें मलबा बहुत है, तो मलबा का मतलब बहुत सारी वेरायटी का मटेरियल है उसमें, n नंबर ऑफ सॉल्यूट हो गए उसमें, सॉल्वेंट आपका वाटर है। अगर आप सॉलिड बहुत ज्यादा मिला रहे हो, सॉल्वेंट कम ले रहे हो, तो डिजोल्व ही नहीं होगा उसमें, सॉल्यूशन तो उतना ही बनेगा जितना डिजोल्व हो गया, बाकी एक्सेस सॉल्यूट बचा रहेगा उसमें। तो कितने क्लासिफिकेशन हो गए? साइज ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन।
रिलेटिव साइज ऑफ पार्टिकल्स ले लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव साइज ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें एक तो होते हैं इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, और दूसरे होते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। दोनों का फर्क समझो। इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन कब बनेंगे? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस है तो इंटरस्टिशियल बनेगा। अब इनके केस में क्या होगा, आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के बीच बीच में फिट हो जाएगा। बीच बीच में फिट होगा तो बीच में फिट होगा तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है भाई, किस तरह की कंडीशन होगी इसकी? ये आपका सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, अब जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसके बीच बीच में जो इंटरस्टिशियल साइड थी उसमें अरेंज हो जाए, तो इसके ऐसे अरेंज होने से हमारे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आए। समझ गए? शुगर को वाटर में डालोगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो चेंज नहीं आएगा। तो कैसे सॉल्यूशन है? तो क्या कंडीशन रही भाई साहब? दे हैव लार्ज डिफरेंस इन एटॉमिक साइज। किसका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और मोस्टली इसमें सॉल्यूट छोटे होते हैं और सॉल्वेंट बड़े बड़े होते हैं, तो उसके बीच में आकर के फिट हो जाए। ये कहानी आपको क्लियर है? तो जब भी डिफरेंट फिजिकल स्टेट होंगे, डिफरेंट मतलब सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो या फिर गैस को लिक्विड में डाल रहे हो, दोनों ही केस में वो कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद अगर ज्यादा डालोगे तो वो एक्सेस सॉल्यूट उसमें पड़ा रहेगा, वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। लेकिन सॉल्यूशन तो तभी तक बनेगा जब तक वो डिजोल्व हो रहा है। जब डिजोल्व होना बंद हो गया फिर वो सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा, फिर तो एक्स्ट्रा सॉल्यूट। समझ गए? सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन कौन से होंगे? जिनमें उनके मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में मतलब हाँ, जब इनके डिफरेंस नहीं होता है, वेरी लेस डिफरेंस, आइदर नो डिफरेंस इन एटॉमिक साइज, या तो डिफरेंस नहीं हो या फिर बहुत कम डिफरेंस होता है, तो कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे? सब्स्टिट्यूशन। एल्कोहल और वाटर है, जैसे आपने मिलाया दे, ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, अब आपने इसमें अल्कोहल मिला दिया। अब इनका इनका लगभग सिमिलर साइज है, जब अल्कोहल मिलाओगे तो क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो तो यहाँ से हट गए, अल्कोहल यहाँ पे आके फिट हो गया, वाटर कहाँ पहुंच गया? उसके ऊपर। ऐसे ही दूसरा अल्कोहल आया, वो यहाँ से वाटर हटा दिया, अल्कोहल आ गया, वाटर को ऊपर डिस्प्लेस कर दिया। वही तो दिख रहा है, पहले हमारा वॉल्यूम यहाँ तक था, हमने ये ऐड कर दिया तो वॉल्यूम यहाँ तक आ गया। मतलब क्या रहा? मतलब ये रहा कि अगर सिमिलर साइज के पार्टिकल है तो बीच में तो फिट हो नहीं पाएगा, इसीलिए सॉल्वेंट को डिस्प्लेस करके सॉल्यूट अरेंज हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बनेंगे। तो जब भी सेम फिजिकल स्टेट वाले मिलते हैं वो सब्स्टिट्यूशनल बनाते हैं। सॉलिड में सॉलिड मिलाओगे सब्स्टिट्यूशनल बनेगा, लिक्विड में लिक्विड मिलाओगे तब भी सब्स्टिट्यूशनल बनेगा। समझेंगे नहीं? सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो इंटरस्टिशियल है, शुगर को पानी मिलाया, वाटर सॉल्ट को वाटर में मिलाया, दोनों ही केस में वो इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। क्या ये दोनों बातें क्लियर है? पक्का? वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो हम समझ जाएंगे सब्स्टिट्यूशनल हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है तो ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन आता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन। रिलेटिव कंसंट्रेशन के बेसिस पे हाइपरटोनिक
हाइपोटोनिक, और तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपर जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, हाइपो जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, आइसो जहाँ पे कंसंट्रेशन बराबर हो। तो ये एक दूसरे से कंपेयर करना है। हाँ बताएंगे, ये एक दूसरे से कंपेयर कर गया। दो लिक्विड है, दो सॉल्यूशन है हमारे पास, अब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो वो आइसोटोनिक, वरना जिसकी ज्यादा है वो हाइपर, जिसकी कम है हाइपो। समझे? हाइपर क्यों हो रहा है बेटा? छोटी छोटी बातों पे हाइपर नहीं होते। सुना है ना, लोग कहते हैं हाइपर क्यों हो रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है, लिमिट में रहे। तो ये सारी बातें आपको समझनी है। अगला क्लासिफिकेशन कौन सा आता है, कितने पढ़ लिए हमने? साइज ऑफ पार्टिकल, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और रिलेटिव साइज ऑफ पार्टिकल, रिलेटिव कंसंट्रेशन, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, और पढ़ लिया हमने। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे कितने टाइप के होंगे? 9 टाइप्स के। यहाँ पर मैं आपका सॉल्यूट लिख रहा हूं, इसमें सॉल्वेंट, और यहाँ पर एक एग्जांपल। आपने सॉलिड सॉल्यूट लिया, सॉलिड सॉल्वेंट ले लिया। जब दोनों ही सॉलिड हैं, कैसा सॉल्यूशन बना रहे होंगे ये? सब्स्टिट्यूशन। दोनों सॉलिड है ना, तो ये सब्स्टिट्यूशनल बनाएंगे। एग्जांपल क्या हो गया इसका? अलॉय। अलॉय जानते हो? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और इसे क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। ठीक है सर। सॉलिड को लिक्विड में लिया आपने, सॉलिड को लिक्विड में, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कैसा है? सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट। तीसरा होगा सॉलिड इन गैस, सॉलिड को गैस में भेजो, आपका आयोडीन इन नाइट्रोजन कर दो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, नेफ्थलीन आ जाएगा, कैम्फर आ जाएगा, वो सभी सब्सटेंस आ जाएंगे जो सबलाइम है, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं। सबलाइम जानते हो ना? सब्लिमेशन पढ़ा है हमने, क्या होता है सब्लिमेशन? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्ट गैस या वेपर ऑन हीटिंग। उसमें लिक्विड नहीं आता, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर। सॉलिड इनटू गैस, I2 इंटू N2। ओके, अगला लिक्विड इन सॉलिड, बताओ लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल, मरकरी इन सोडियम। क्या लिखवाया? कोई दिक्कत नहीं है, तो जिंक अमलगम होगा, वो भी सॉलिड है, सोडियम भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है। मरकरी जब भी किसी दूसरे मेटल के साथ अलॉय बनाएगी, उसे जिंक अमलगम या सोडियम अमलगम कहते हैं, तो अमलगम बोला जाता है। इसे सोडियम अमलगम कह देंगे, तुम्हारे पास जिंक अमलगम होगा, फायदा नुकसान क्या है? अगला है लिक्विड एंड लिक्विड। लिक्विड को लिक्विड में मिलाओगे, क्या मिलेगा भाई? इथेनॉल प्लस वाटर कर दो, लिक्विड में लिक्विड मिल गया। और लिक्विड इन गैस, कहाँ देखा आपने लिक्विड इन गैस?
अगर हम स्टील के गिलास में ठंडा पानी भर देते हैं तो पानी हम अंदर भरते हैं, बाहर से गीला क्यों होता है? सराउंडिंग में क्या है? मॉइस्चर है, लिक्विड है। तो ये जो लिक्विड है वो गैस के अंदर तैर रहा होता है, कंडेंस होकर के उस पे आ जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? ह्यूमिडिटी। ठीक है, अगला गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड क्या होगा? हाइड्रोजन इन पैलेडियम, प्लेटिनम, निकेल, कुछ भी ले लो, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होती है छोटी छोटी सी, तो खाली जगह होती है उसमें हाइड्रोजन भर जाती है। ठीक है भाई, गैस से लिक्विड बताओ। गैस इन लिक्विड क्या होता है? गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर कर दो, हैं CO2 इन वाटर भी हो जाएगा। लास्ट का है गैस इन गैस, वो क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर मिक्सचर। तो ये आपका सारा क्लासिफिकेशन है। तो किस किस के बेसिस पे क्लासिफाई किया तुमने? सबसे पहले हमने किया था साइज ऑफ पार्टिकल्स, कितने आए? कौन कौन से? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। दूसरा आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे 3 आए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा हमने? किसके बेसिस पे है? कंसंट्रेशन या साइज ऑफ पार्टिकल ले लो, वो तो हो गया ना। क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे दो, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। चौथा कौन सा बताया मैंने? रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज पे इंटरस्टिशियल और सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। और कौन सा पढ़ा हमने? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं? बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी, पॉलिनरी, है ना। अच्छा, अगला क्लासिफिकेशन कौन सा रहा? फिजिकल स्टेट्स। इसमें केवल 9 वैरायटी हैं। सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस और गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस। अगला क्लासिफिकेशन कौन सा हुआ था? रिलेटिव कंसंट्रेशन। रिलेटिव कंसंट्रेशन पे 3 थे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसो, हाइपर और हाइपो। तो ये बेटा सॉल्यूशन का पूरा क्लासिफिकेशन है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और क्या नाम है इसका? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन is called molar elevation constant. Elevation in boiling point of 1 molar solution is called molar elevation constant or ebullioscopic constant. Molar elevation constant or ebullioscopic constant. It is denoted by Kb. It is denoted by Kb. Kb इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा Tb अपॉन m। ये फॉर्मूला है। Kb इक्वल टू डेल्टा Tb अपॉन m। तो Kb क्या रहा? मोलल
एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का नाम दूसरा एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसके बराबर होता है, कोई बताएगा? तो टीबीएस माइनस टीबी नॉट, कल लिखा था हमने फॉर्मूला। डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है टीबीएस माइनस टीबी नॉट। टीबीएस क्या है? टी टेम्परेचर है, बी बॉइलिंग है, एस सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और नॉट जब भी आता है वो सॉल्वेंट है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एम क्या? एम है मोलैलिटी। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये डेल्टा टीबी के टर्म में, ओपन फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा भाई? के बी बराबर क्या है? डेल्टा टीबी रहने से चलो कोई बात नहीं। नीचे कौन था? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, बताओ? डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या होगा? अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। कहाँ पहुंच गया? ये बन गया इसका फॉर्मूला, है ना? इसका यूनिट क्या होगा? एक बार जरा यूनिट पे ध्यान दो। डेल्टा टीबी टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में रखते हैं? केल्विन में। नीचे मोलैलिटी है, मोलैलिटी का यूनिट मोल पर केजी, मोल पर, तो मोल पर केजी नीचे से ऊपर पहुंच गया, तो ये बन गया केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन का के कैपिटल है और किलोग्राम का के स्मॉल है, या इसको हम क्या लिख सकते थे? केल्विन मोलल इनवर्स, केल्विन मोलल इनवर्स। सही है, लिखो इसे। रिलेशन बिटवीन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो क्या रिलेशन होता है इसका? केवी इक्वल टू आर टीबी नॉट स्क्वायर एम ए अपॉन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000। ये रिलेशन है। केवी कौन है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आर क्या है? आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ए को हम सॉल्वेंट और बी को सॉल्यूट मानते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसे किसके बराबर लेते हैं हम लोग? लेटेंट हीट के बराबर। जो लेटेंट हीट होती है वही अपनी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब बात आती है कि आर का यूनिट क्या लेना है। आर होता है 1.99। 1.99 को मैं लिख देता हूं 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या आर बराबर होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या आर बराबर होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या आर बराबर होता है 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, या आर बराबर होता है 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, या आर बराबर होता है 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन।
हाँ, अब यही समस्या आती है कि इतनी सारी आर की वैल्यू है, हमें कौन सी लेनी है। तो जो आपको प्रेशर का यूनिट गिवन है वो एटीएम में गिवन है, तो ये वाली लो। प्रेशर बार में गिवन है आपको, तो ये वाली लो। हाँ, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो एक दो तीन तो याद कर ली होगी। ठीक है। अगर एनर्जी का टर्म कहीं भी आ रहा है और एमकेएस सिस्टम यूज कर रहे हो तो ये सीजीएस में ही होगा। ठीक है, आमतौर पे इनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़नी है। वैसे इसका अंतर मैं आपको बता दूं, यहाँ मीटर क्यूब है, यहाँ डेसीमीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के बराबर। तो आपने मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में बदल दिया है तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई आ गया। एक एटीएम में 1.01 बार होता है। एटीएम की वैल्यू कितनी है, 0.0821 आ रही है। और एक एटीएम किसके बराबर है, 1 एटीएम होता है 1.01 बार। तो थोड़ा सा ही तो अंतर है एक का। कितने का, जीरो के बाद दूसरे नंबर पे एक का अंतर है, तो जीरो के बाद में तीसरे नंबर पे एक का अंतर आ गया। यहाँ पे 2 1 था, यहाँ पे 3 1 हो गया बस। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है नहीं, एक याद हो जाता है तो दूसरे को हम आसानी से कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर एलिवेशन क्वेश्चन में लिखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एलिवेशन इन boiling point of solution containing 1 mole solute containing 1 mole solute in 100 gram of solvent। 1 mole solute in 100 gram of solvent। समझ गए, 1 mole solute in 100 ग्राम solvent। पक्का, ये बात क्लियर हुई आपको। अब ये इसका फॉर्मूला क्या था जरा बोलना। के बी का फॉर्मूला भी हमने लिखा था, इसे के डैश बी से नोट करेंगे। वो के बी था, ये के डैश डैश और आ जाएगा इसको। के बी का फॉर्मूला क्या था, ये लास्ट बताना। डेल्टा टीवी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000। ये फॉर्मूला था के बी का। के डैश करोगे ना, बाकी सेम है, बस 1000 के बजाय 100 हो जाएगा। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर एलिवेशन। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा दे। देखो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द boiling point of solution calculate the boiling point of solution in which 10 gram of
in which 10 gram of acetic acid 10 gram of acetic acid dissolved in 250 gram of water. 250 gram of water. If Bent-Off factor is 0.54. 0.54 केल्विन किलोग्राम, वो नहीं सॉरी 0.54 है केवल, यूनिट नहीं है। के बी दे रखा है इसका 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। के बी गिवन है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो क्या क्या डेटा गिवन है फटाफट से बोलो मुझे। डब्ल्यू बी कितना है 10 ग्राम। कौन है फॉर्मूला, क्या चीज है ये, कार्बोक्सिलिक है ना। वाटर कितना है 250 ग्राम वाटर। आपको मैंने यहाँ पे कल वेंटो फैक्टर निकाला था तो बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड जब वाटर में होते हैं तो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है ना। मैंने वेंटो फैक्टर कितना लिखाया है 0 गलत करा दिया, 1.55 है उसका वेंटो फैक्टर है 1.55। कर लो करेक्शन उस क्वेश्चन में। अच्छा तुमने लिखा नहीं है क्यों, अच्छा बोलिए। वेंटो फैक्टर कितना दिया 1.54 दिया हुआ है। और बताओ क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट किसका, क्या सिंबल होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बी बॉइलिंग, टी टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, ये निकालना है। टीवी नॉट कितना होगा वही जय, सॉल्वेंट कौन है। तो आपको मैंने बहुत दिन पहले बोल रखा है वाटर की इंफॉर्मेशन पेपर में गिवन नहीं होती है। ये के भी तो दे दिया उसने फालतू में, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए था। वाटर की सारी इंफॉर्मेशन अपने को याद रखनी है, मैंने लिखा रखी है ना। हाँ एग्जैक्टली 373.15 केल्विन वाटर का यही होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये मैं याद रखना। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273.15 और बॉइलिंग पॉइंट 373.15। तो ये वाटर की चीजें याद रखनी है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, जो डेटा तुम्हें गिवन है ये नहीं होगा बेटा। डेल्टा टीबी बराबर क्या है, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये था जब ननद है, नॉन एसोसिएट, और ये कैसा है, यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो कैसा है, ये तो डिसोसिएट होने वाला है। इसका मतलब साथ में कौन आएगा फिर, आई और आएगा। तो अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो डेल्टा टी भी निकालना है, आई कितना है 1.54 इंटू 0.52 इंटू 10 इंटू अपॉन एम बी कौन होता है मोलर मास। एम बी कौन है, कौन सा मॉलिक्यूल है यहाँ पे, कितना होगा इसका 12 12 24 24 और 4 28 और 32 16 32 होगा 60। एम बी कितना हो गया, एम बी हो गया आपका 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे 60 इंटू डब्ल्यू ए कर लोगे ना। जो डेल्टा टी बी आएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है टी बी एस माइनस, तो ये वैल्यू तो तुम्हारी यहां से आई जाएगी। टी बी एस निकालना है, टी बी नॉट है तुम्हारे पास,
क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है ना।